इनकी बढ़ती हुई सैन्य ताकत को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में गरजे भारत, जापान और अमेरिका के युद्धपोत। मालाबार अभ्यास से चीन को बहुत बड़ा संदेश दिया गया है उसे काउंटर करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं क्या है मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दुश्मन के युद्धपोतों और सबमरीन को बर्बाद करने का अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास चीन को बड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बहुप्रतीक्षित मालाबार अभ्यास 2023 शुरू हो गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन का शिकार करने वाले P-8 विमान हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि शुक्रवार से शुरू हुआ यह अभ्यास आगामी 21 अगस्त तक चलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इस मालाबार अभ्यास को आयोजित कर रही है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था। और आपको बताएं कि भारतीय नौसेना से मिली जानकारी के मुताबिक यह अभ्यास 2 चरणों में 2 स्टेप्स में होने जा रहा है। इसमें पहला हार्बर चरण होगा और दूसरा समुद्री चरण होगा। पहले चरण में चारों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के शिप में जाएंगे और पेशेवर आदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा समुद्री चरण के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में बहुत उच्च स्तर का अभ्यास किया जाएगा। इसमें समुद्री सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाज़ों, हवा में उड़ रहे लक्ष्यों और एंटी सबमरीन अभियान चलाए जाएंगे। इन एंटी सबमरीन मिशन में देखते हैं किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। इस दौरान ये युद्धपोत हथियारों से लाइव फायरिंग की ड्रिल भी करेंगे। भारतीय नौसेना ने कहा है कि इस अभ्यास से यह अवसर मिलेगा कि एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाया जाए और उसका प्रदर्शन किया जाए। भारत की ओर से INS सह यात्री युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। यह प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया स्टील्थ फ्रीगेट है जो कई तरह की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा INS कोलकाता भी सिडनी में मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेगा। यह दोनों ही युद्धपोत को मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। इन दोनों ही भारतीय युद्धपोतों में कई घातक हथियार है ना और हथियारों के साथ साथ सेंसर भी लगे हुए हैं जो समुद्री सतह, हवा और पानी के नीचे मौजूद खतरे की पहचान करके उसे नष्ट करने की ताकत रखते हैं। मालाबार अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में की गई थी जो पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था। भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद साल 1998 में यह रुक गया था। हालांकि साल 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद यह फिर से स्टार्ट हो गया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के निशाने पर कौन है? चाइना। इसके बाद यह लगातार बढ़ रहा है खतरा और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए। मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेने वाले सभी 4 देशों को अभी चीन से सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का स्वीकार करना, क्योंकि चाइना की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और अपने एरिया को, आसपास के एरिया को घेरना उसकी मेन मुद्दा बन गया है। उसका एजेंडा यही है। चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताएं कि प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर, चीन की नौसेना बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। और आपको बता दें कि चीन की नौसेना पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 नौसेना है। अमेरिका भी पीछे छूट चुका है। चाइना की युद्धपोत अब हिंद महासागर में डेरा डाल रहे हैं। चीनी पनडुब्बियां लगातार गश्त करने लगी हैं। चीनी कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बना चुका है और उसकी योजना श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में नेवल बेस बनाने की है। यही वजह है कि मालाबार अभ्यास में शामिल देश चीन को ध्यान में रखकर एक साथ आ रहे और चीन को काउंटर करने के लिए बड़ी से बड़ी योजना बनाने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान भारत के पास भी 2 हैं। ये कौन कौन से विमान हैं इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड, एडवांस्ड फीचर वाला लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड
फाइटर जेट दुनिया का सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान है। इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट इंजन और एडवांस्ड रडार भी लगा हुआ है। आपको बताएं, सेकंड है चैंगडू J-20 माइटी ड्रैगन, चीन का 5 या 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसका वजन भारी, भरकम और डिज़ाइन बेहद एडवांस्ड है। अपनी रफ्तार और ज़बरदस्त फीचर के लिए दुनिया भर में फेमस है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान फाइटर जेट, जिसका सेंसर और विजुअल रेंज सच में कमाल की है। साउथ कोरिया द्वारा डिज़ाइन किया हुआ KAI KF-21 इस लिस्ट का सबसे नया लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। इसका डिज़ाइन और तकनीक काफ़ी हद तक F-35 के बराबर है। 5th नंबर पर है सुखोई Su-57 अपग्रेडेड तकनीक और शानदार फीचर से लैस रूस का सुखोई Su-57 फैलन बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हैं। ये इनकॉर्पोरेट स्टेल्थ तकनीक से लैस रूस का पहला फाइटर जेट है। चीन का नया कैरियर वेस्ट लड़ाकू विमान जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, यह है शेनयांग FC-31 गायर फैल्कन विमान की दुनिया भर में काफ़ी मांग है। 7th नंबर पर आता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में बोइंग F-15EX ईगल सेकंड, जिसे 2022 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। यूरो फाइटर जेट टाइफून लिस्ट में 8वें नंबर पर है यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान, जिसे यूरोप के बाहर काफ़ी अटेंशन मिला है। मिडिल ईस्ट से लेकर UK, जर्मनी, इटली, कतर और सऊदी अरब में इसकी काफ़ी मांग है। 10 नंबर पर है डिसॉल्ट राफेल टाइफून लड़ाकू विमानों के मुकाबले राफेल में कई एडवांस्ड फीचर हैं। इसका वेपन सिस्टम और सेंसर सिस्टम काफ़ी लेटेस्ट है और एडवांस्ड भी है। सुखोई Su-355S सुखोई 35S का लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रूस ने डिज़ाइन किया है। इस लड़ाकू विमान ने वेरिएंट Su-30 और Su-35 से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट फंस गया और जब वो अपने देश लौटा तो उसका देश ही नहीं बचा था। ये है कहानी। आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट बात बताने वाला हूँ। धरती से रॉकेट में बैठकर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन तक जाता है। उसे 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहना था, लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि जिसे वो अपना देश कहता था वो ख़त्म हो गया है। ऊपर से देखने में धरती वैसी ही दिखती थी, लेकिन एक पूरा देश नक्शे से गायब हो चुका था। और ये कोई आम देश नहीं था, ये लगभग 70 साल पहले एक विस्फोटक क्रांति के नतीजे में बना था। और आज जब वो टूटा तो फुस की आवाज़ भी नहीं हुई। सोवियत संघ नामक महाशक्ति बिखर गई, लेकिन पीछे छूट गया उसका आखिरी नागरिक। अनंत आकाश में अकेला। क्या थी सोवियत संघ के आखिरी नागरिक की कहानी? कैसे वो स्पेस में अकेला रह गया और क्या अंजाम हुआ? चलिए जानते हैं इसके बारे में। बस के पीछे हल्के होना और रॉकेट की उड़ान, क्या बात है। कहानी शुरू होती है मई 1891 से। ये तारीख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तारीख में 18 मई 1991 की तारीख से कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम पर एक बस आकर रुकी। ये वही जगह है जहां धरती के अनंत आकाश से पहली बार आंखें 2-4 की थी। मतलब दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक यहीं से लॉन्च हुआ था और पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने भी यहीं से रॉकेट में बैठकर उड़ान भरी थी। बहरहाल उस रोज़ जब बस बाइकोनूर पहुंची तो उसमें से 2 लोग उतरे। इनके नाम थे सर्गे क्रिकालेव और एनाटोली आर्सवार्स्की। गागरिन की परंपरा में आज इन्हें भी एक रॉकेट में बैठना था। एक 10 मंजिला सोयूज रॉकेट जो सीधा उन्हें मीर स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाला था। और ये उस दौर की बात है जब कजाकिस्तान सोवियत
संघ का हिस्सा हुआ करता था और अंतरिक्ष में सोवियत संघ की तूती बोलती थी। अमेरिका बेशक चांद पर कदम रखने वाला पहला देश था, लेकिन सोवियत वैज्ञानिकों ने 2 कदम आगे जाकर अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी। जलाल जादे का कहना है कि सीरिया को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के अधिकारियों का ये कहना है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में हमने सीरिया का सपोर्ट किया है, साथ दिया है, उसी तरह से दमिश्क के विरुद्ध चलाए जा रहे आर्थिक युद्ध में भी हम उसका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वही वहीद जलाल जादे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। वहीद जलाल जादे ने कहा कि सीरिया पर थोपे गए आर्थिक युद्ध में हम उसका साथ देंगे। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रमुख का कहना है कि सीरिया पर थोपे जाने वाले आर्थिक युद्ध में हम सीरिया की जनता और वहां की सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह बात दमिश्क में सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद के साथ भेंट में कही। जलाल जादे के अनुसार द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए ईरान और सीरिया के अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाने में तेहरान और दमिश्क पूरी तरह से गंभीर है। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध में तेहरान ने दमिश्क का साथ दिया था, उसी प्रकार से ईरान थोपे गए आर्थिक युद्ध में सीरिया के साथ सहयोग करते हुए उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रमुख का ये कहना है कि सीरिया में विदेशी उपस्थिति को हम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करते और उस विदेशी ताकत को वहाँ से भागना पड़ेगा लंगोटी छोड़ के। उन्होंने कहा कि सीरिया के वे क्षेत्र जिन पर इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, उनको पूरी तरीके से आज़ाद करके सीरिया की जनता के हवाले किया जाना चाहिए। याद रहे कि वहीद जलाल जादे के नेतृत्व में ईरान की संसद का एक डेलीगेशन सीरिया के अधिकारियों के साथ भेंट वार्ता के उद्देश्य से सोमवार को दमिश्क गया था। ये काफ़ी डेवलपमेंट वाली न्यूज़ है। जय हिंद, जय भारत।